नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा क्या वाकई ऐसा है। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता क्या है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक सेंट्रल कंपोनेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है। अगर आपने सेंट्रल कंपोनेंट को ख़त्म कर दिया तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। दूसरी ओर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कोई सेंट्रल कंपोनेंट नहीं होता। अगर आपने 4-5 कंपोनेंट्स भी ख़त्म कर दिए तब भी बाकी कंपोनेंट्स सिस्टम को चलाते रहेंगे। सिस्टम के कंपोनेंट्स बंदे भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क के कंपोनेंट्स को नोड्स बोलते हैं। नोड्स वो 10,000 बंदे या कंप्यूटर्स हैं जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का वैलिडिटी चेक करते हैं और अपने अपने कंप्यूटर्स पे ब्लॉकचेन को अपडेट करते हैं जब भी कोई वैलिड ब्लॉक क्रिएट होता है। और माइनर्स वो स्पेशल नोड्स हैं जो वैलिड ट्रांजैक्शन से ब्लॉक क्रिएट करते हैं हैश पजल सॉल्व करके, और बाकी नोड्स को वो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नोड या माइनर बनने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जिसे बोल सकते हैं बिटकॉइन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जब आप अपने कंप्यूटर पे रन करोगे तब आप नोड वाले काम कर सकते हो, ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना वगैरह। अब सवाल आता है कि आपका घर पे यूज़ होने वाला नॉर्मल कंप्यूटर माइनिंग कर सकता है, मतलब हैश पजल सॉल्व कर सकता है तेज़ी से ताकि रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिले। जब बिटकॉइन आया था 2009 में तब नॉर्मल कंप्यूटर से भी माइनिंग हो जाती थी क्योंकि तब कम लोगों को पता था इसके बारे में और हैश पजल की डिफ़िकल्टी भी कम होती थी। बट जैसे जैसे ज़्यादा माइनर जुड़ते गए वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता गया और आर्म्स रेस शुरू हो गई। मतलब अगर पहले चाकू से माइनिंग होती थी तो कुछ लोगों ने पिस्टल खरीद ली, उसके बाद कुछ लोगों ने राइफल खरीद ली और ऐसे फिर मशीन गन, फिर टैंक। ऐसे ही माइनर अपने हार्डवेयर अपडेट करते गए और आजकल माइनिंग के लिए एसिक यूज़ होता है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। नॉर्मल कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है पर एसिक सिर्फ एक ही काम कर सकता है, लेकिन वो एक काम वो बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। एसिक के बाद कोई मेजर अपडेट नहीं हुआ माइनिंग के हार्डवेयर में, बट इतने ज़्यादा माइनर हो गए हैं कि अकेला बंदा एसिक लेके भी हैश पजल तेज़ी से नहीं सॉल्व कर सकता। इसके लिए फिर माइनिंग पूल बनने लग गए। माइनिंग पूल मतलब बहुत सारे माइनर इकट्ठे होकर ग्रुप में माइनिंग करते हैं, अपनी अपनी हैश पावर से कंट्रीब्यूट करते हैं माइनिंग में। तो क्योंकि ओवरऑल माइनिंग पावर बढ़ गई ग्रुप बन के, इस बात का चांस भी बढ़ गया कि हैश पजल सॉल्व होगा। सॉल्व होने पे जो रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलेंगे उसे आपस में वो लोग बांट लेते हैं उसी शेयर में जिस शेयर में उन्होंने ग्रुप को हैश पावर दी है। ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता था चीज़ों का। अब अपने सवाल पे वापस चलते हैं, क्या बिटकॉइन वाकई डिसेंट्रलाइज्ड है। वैसे तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है क्योंकि एक सेंट्रल कंपोनेंट कंप्यूटर, कंपनी या बंदा नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। 10,000 नोड्स हैं जो काम करती हैं और कोई भी बंदा नोड बन सकता है। रूल्स जिनके हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो भी कोड बना के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी भरे हुए हैं। बाय डिज़ाइन तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, पर कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से सेंट्रलाइजेशन आ गई है। जैसे कि पहला, बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन कोर नाम का, उसे 10,000 में से 97.5% नोड्स यूज़ करती हैं। तो ऑलमोस्ट सारे लोग यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और जिस टीम ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है उस टीम को ब्लॉकस्ट्रीम नाम की कंपनी फंड करती है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देती है। एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉकस्ट्रीम बिटकॉइन कोर को कंट्रोल करती है जो मैक्सिमम नोड्स यूज़ करती हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनिंग के लिए स्पेशल चिप्स यूज़ होती हैं जिनका नाम होता है एसिक। तो 70 से 80% एसिक एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है बिटमेन, चाइनीज़ कंपनी है। तो माइनिंग हार्डवेयर में भी सेंट्रलाइजेशन है। तीसरा, बिटकॉइन के टॉप 4 माइनिंग पूल्स 50% से ज़्यादा हैशिंग पावर कंट्रोल करते हैं। मतलब टॉप 4 माइनिंग पूल्स अगर आपस में मिल जाएं तो 51% अटैक कर सकते हैं। इन 4 में से 2 पूल तो एक ही कंपनी के हैं, बिटमेन के ही हैं ये भी। यानी सिर्फ 3 कंपनीज को आपस में डिसाइड करना है, लॉन्गेस्ट चेन भी बदल सकती है। तो माइनिंग पूल में भी सेंट्रलाइजेशन है। चौथा, क्योंकि 70 to 80% माइनिंग हार्डवेयर यानी एसिक्स चाइनीज़ कंपनी बनाती है और 80% माइनिंग भी चाइनीज़ पूल्स करते हैं, यानी 80% हैश पावर चाइनीज़ पूल्स के पास है। और आपको पता ही है चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने देश की सब कंपनीज़ को कंट्रोल करती है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट पे भी सेंट्रलाइजेशन आ गया एक तरह से। फिर पांचवा, सन 2018 से नोट्स बढ़ नहीं रही
10,000 पे ही अटकी हैं। फ्यूचर में ऐसा लगता है नोड्स भी सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन 250 GB की ऑलरेडी है और हर साल 50 GB से बढ़ रही है। ब्लॉकचेन को स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए। जैसे जैसे ब्लॉकचेन का साइज़ बढ़ेगा स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, तो टाइम के साथ एवरेज माइनर ये काम छोड़ देंगे और कुछ ही बड़ी कंपनीज ये काम संभाल लेंगी, क्योंकि अपने कंप्यूटर का कोई भी बंदा इतना ज़्यादा स्पेस कोई ऐसी चीज़ को क्यों देगा जिसका उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और छठा, एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज़्यादा बिटकॉइंस 1% से कम एड्रेसेस के पास हैं। वैसे ये वाला पॉइंट हो सकता है इसलिए लग रहा हो क्योंकि एक्सचेंजेस भी बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के बिटकॉइंस अपने एड्रेस पे रखती हैं, मतलब एक्चुअल में एड्रेसेस ज़्यादा हों जिनके पास एक्चुअली कॉइन्स हैं अगर एक्सचेंज को हटा दें। बट ये भी हो सकता है कि लोगों ने अपने बिटकॉइंस बहुत ज़्यादा एड्रेसेस पे फैला रखे हों। काफ़ी कॉमन है ये क्रिप्टो वर्ल्ड में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्चुअल में इससे भी कम लोगों के पास हो सकते हैं 90% बिटकॉइंस। तो फाइनली मैं कहूँगा थ्योरी में बिटकॉइन पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, बट रियल वर्ल्ड में इतना डिसेंट्रलाइज नहीं है और सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है काफ़ी चीज़ों में।